सुअपराह्न बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा का व्याकरण का पहला पाठ शब्द निर्माण यानी कि उपसर्ग वो हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शब्द होते क्या हैं। जिसका सही व सार्थक अर्थ निकले, यानी कि ऐसे पद जिनका सही व सार्थक अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं, शब्द। जैसे हम कह सकते हैं लड़का, घोड़ा, कलम। अब इन सब शब्दों का अर्थ निकल रहा है, तो शब्द की परिभाषा क्या है कि जिनका सही व सार्थक अर्थ निकले। शब्द की परिभाषा देते समय हमें निम्नलिखित दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली क्या है कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई हो, ठीक है, यानी कि उसका जो है अर्थ स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग किया जा सके। तो स्वतंत्र होने के कारण ही इनको कोश में स्थान दिया जाता है और शब्दों के अर्थ आप कोश से भी देख सकते हैं। दूसरा जो है वो है शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। केवल अर्थवान या सार्थक इकाइयाँ ही शब्द कहलाती है। कलम तथा कमल तो हिंदी के शब्द हैं क्योंकि ये दोनों सार्थक है। पर अगर हम कह दें मकल या हम कह दें लकम तो ये हमारे शब्द नहीं हैं, भले ही उन्हीं ध्वनियों से बने हैं। तो हर भाषा में सीमित असीमित शब्द होते हैं जो किसी न किसी भाव या विचार को व्यक्त करते हैं। तो हर भाषा इन शब्दों का भंडार होती है, लेकिन ये सभी शब्द एक प्रकार के नहीं होते। कुछ शब्द वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों आदि के नाम बताने वाले होते हैं। तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है वो आपकी 3 प्रकार से होती है। सबसे पहले है उपसर्ग के द्वारा, जो कि आज हमारा ये पाठ भी है। दूसरा है प्रत्यय के द्वारा और तीसरा है समास प्रक्रिया के द्वारा। तो उपसर्ग हम किसे कहेंगे, भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड जो शब्द के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द ले लिया है आदर, ठीक है, तो आदर शब्द में अब मैंने कौन सा उपसर्ग लगाया है, अन। तो अन उपसर्ग हो गया और आदर आपका मूल शब्द हो गया, तो ये क्या बन गया आपका अनादर, ठीक है। तो जो आपके उपसर्ग हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका तत्सम शब्द, ठीक है। अब तत्सम शब्द कौन कौन से होते हैं, तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। और संस्कृत में हमारे कितने उपसर्ग हैं, हमारे संस्कृत में है 22 उपसर्ग। तो इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हमें हिंदी में मिल जाते हैं। जैसे अति है, अति का अर्थ क्या होता है, अधिक। अधि, अधि का अर्थ होता है ऊपर। अनु का अर्थ होता है पीछे। अप का अर्थ होता है बुरा, ठीक है। उसके बाद है अभि, अभि का अर्थ क्या होता है, सामने। औ का अर्थ होता है बुरा या हीन। आ का अर्थ होता है तक या समेत। और उत का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे वो शब्द थे और भी इसमें थोड़े शब्द रह गए हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसमें आपका उप आ जाएगा। उप का अर्थ होता है निकट या छोटा। दुस या दुर, ये शब्द आ जाएंगे आपके। इनका अर्थ होता है कठिन या बुरा, ठीक है। निस या नीर, तो इनके अर्थ क्या होते हैं बच्चों, निस या नीर के इनका अर्थ होता है रहित, ठीक है। नी का अर्थ क्या होता है, नीचे, ठीक है। उसके बाद है परा, परा का अर्थ क्या होता है, विपरीत या नाश। और परी, परी का अर्थ क्या होता है, चारों ओर। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रय, प्रय का अर्थ क्या होता है, अधिक या आगे। उसके बाद आ जाएगा आपका प्रति, प्रति का अर्थ क्या होता है, विरुद्ध या सामने, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा वी, वी का अर्थ क्या होता है, भिन्न। और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका वी, वी का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया, सम। सम का अर्थ क्या होता है, साथ। और सु का अर्थ होता है अच्छा, ठीक है। तो ये हमारे जो है ये हमारे
तत्सम भाषा के उपसर्ग है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे हमारे कुछ और शब्द हैं संस्कृत के, ठीक है। जैसे ए, तो ए का अर्थ क्या होता है? निषेध, ठीक है, ए। उसके बाद आपका आ जाएगा कू, कू का अर्थ होता है बुरा। उसके बाद सू, सू का अर्थ क्या होता है? अच्छा। उसके बाद सत, सत का अर्थ क्या आ जाएगा? इसका भी अच्छा होता है। से या सा, उसका अर्थ क्या होता है? साथ, ठीक है। पुनर, पुनर का अर्थ आपको पता है सभी को, फिर से या पुनः भी हम कह सकते हैं। अध, अध का अर्थ क्या होता है बच्चों? उसका अर्थ होता है नीचे, ठीक है। अंतर या अंतः, इसका अर्थ क्या होता है? अंदर। और बहिष या बहिर, इसका अर्थ होता है बाहर। सव, सव का अर्थ क्या होता है? अपना। स्वम का भी अपना होता है। पुरा का अर्थ क्या होता है? पुराना। और प्राग का अर्थ भी पुराना होता है। चिर का अर्थ क्या होता है? बहुत देर। सह का अर्थ क्या होता है? साथ। और सम का अर्थ क्या होता है? बराबर, ठीक है। तो अब हम चर्चा करेंगे हमारे तद्भव शब्द के ऊपर। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव उपसर्ग संस्कृत के ही उपसर्गों से विकसित हुए हैं, तो इन्हीं को हम हिंदी उपसर्ग भी कह देते हैं, यानी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में परिवर्तित होकर आ जाते हैं। जैसे ए या अन, इनका अर्थ क्या होता है? अभाव या निषेध। उनका अर्थ क्या होता है? कम। ओ, ओ का अर्थ होता है हीन। के या का, इसका अर्थ क्या होता है? बुरा। नी, नी का अर्थ क्या होता है? रहित। पर, पर का अर्थ क्या होता है बच्चों? दूसरी पीढ़ी। सु का अर्थ होता है अच्छा। अध का अर्थ होता है आधा। दु का अर्थ होता है बुरा। और बिन का अर्थ क्या होता है? बिना। और भर का अर्थ क्या होता है? पूरा। और चो का अर्थ क्या होता है? चार, ठीक है। तो ये हमने पढ़े हैं हमारे तद्भव भाषा के उपसर्ग। अब हम चर्चा करेंगे हमारे विदेशी भाषा के उपसर्ग की। जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी कहते हैं। जैसे बे है, बे का अर्थ क्या होता है? के साथ। बा का साथ। बे का बिना। बद का बुरा। खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा। ना का अर्थ होता है अभाव। और गैर, गैर का अर्थ क्या होता है? भिन्न। ला का अर्थ होता है नहीं या अभाव। हम का अर्थ होता है साथ या आपस में। हर का अर्थ होता है प्रत्येक। कम का आपको पता ही है थोड़ा। और दर का अर्थ होता है में, ठीक है बच्चों। और सर का अर्थ क्या होता है? सर का अर्थ होता है मुख्य, ठीक है। तो ये हमारे थे विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब उपसर्गों के आधार पर शब्द निर्माण के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। वो बिंदु क्या हैं? अब हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि प्राय जिस प्रकार का शब्द है तो उसी प्रकार का उपसर्ग उसके साथ लगना चाहिए। तत्सम शब्द के साथ तत्सम उपसर्ग, तद्भव शब्द के साथ तद्भव उपसर्ग और विदेशी शब्द के साथ विदेशी उपसर्ग। जैसे सु है तो सु आपका तत्सम उपसर्ग है, तो यह तत्सम शब्द पुत्र के साथ लगकर क्या बना देगा? सुपुत्र। अब हम ऐसे थोड़ी कहेंगे सुपूत, सुपूत थोड़ी होता है, वो सपूत होता है, ठीक है। तो पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भाषा का शब्द हो उसी भाषा का आपको उपसर्ग लेना है। दूसरा, कभी कभी जब कुछ उपसर्ग भाषा में बहु प्रचलित हो जाते हैं या कभी कभी साहित्यकार नए नए प्रयोग करने लगते हैं तब भिन्न स्रोत के उपसर्ग भिन्न स्रोत के शब्दों के साथ भी प्रयुक्त हो जाते हैं, जैसे बेजोड़, अथाह आदि। और संस्कृत के निषेधवाची यानी कि अन उपसर्ग का जो प्रयोग है वो ना के रूप में किया जाता है, जैसे अनदेखा, अनजाना, ठीक है। तो उसके बाद क्या है आपका तत्सम उपसर्गों में कुछ उपसर्ग ऐसे भी हैं जिनके एक से अधिक रूप भी मिलते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, जैसे दुर, दुस, ठीक है, दुर, दुस और दुष, दुष आदि जो निम्नलिखित विवरण के अनुसार ही लगते हैं। तो जो दुर शब्द है
वो बनता है आपके सघोष ध्वनियों के साथ। दुर्लभ है, दुर्गण है और दुर्बोध। ऐसे ही दुस का अर्थ होता है दुस्साहस, दुस्साध्य, ठीक है, सै सड़क वाला। और ऐसे ही आपका आएगा दुष, यानी कि जिसमें सै षटकोण लगता है, तो उसे हम कहेंगे दुष्कर, दुष्कर्म और दुष्प्राप्य। और ऐसे ही आपका शैशलगम वाला है दुष, जिसे हम कहते हैं दुष्चरित्र और दुश्चिंता। तो इसी प्रकार निर, निस, निश और निस शब्दों के रूप भी मिलते हैं। अच्छा, इसमें आपको दो बातें और बेटा आपको ध्यान रखनी है कि जो एक उपसर्ग है वो एक से अधिक अर्थों में भी प्रयुक्त हो सकता है। तो उपसर्गों से जो नए नए शब्द बनते हैं उनमें कभी तो नए शब्द की व्याकरणिक कोटि वही रहती है जो मूल शब्द की है, और कभी कभी उसकी जो व्याकरणिक कोटि है वो बदल जाती है। जैसे देखिए, ए था। अब ये आपको पता है कि जो था शब्द है ये संज्ञा है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या बन गया? अथाह। अब यहाँ पे जो अथाह है ना, ये है विशेषण, भाई जिसकी थाह न ली जा सके, ठीक है। ऐसे ही हम कह देते हैं अन और पढ़, तो ये क्या बन जाएगा? अनपढ़। अब देखिए, जो पढ़ है ये आपकी यहाँ पर क्या है? क्रिया, और जो अनपढ़ है ये क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण है। अब व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन नहीं होता। देखिए जैसे कैसे, अन और जमा में होनी, तो ये आपका क्या बन जाएगा? अनहोनी, ठीक है। ये आपका क्या बन गया है? ये आपका बन गया है अनहोनी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका होनी शब्द है ये भी क्या है? ये संज्ञा है, और अनहोनी ये भी क्या है? यहाँ पर संज्ञा है, तो इनमें परिवर्तन नहीं हो रहा। ऐसे ही हम कह देते हैं अन जमा में आवश्यक, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये आपका बन जाएगा अनावश्यक, ठीक है। तो जो ये आवश्यक शब्द था ये यहाँ पर क्या था? विशेषण था, और जो अनावश्यक है ये भी यहाँ पर क्या है? ये विशेषण है। तो ये देखिए, ये जो मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल दिए थे अथाह के और अनपढ़ के, इनमें तो व्याकरणिक कोटि में कोई परिवर्तन मतलब इसमें परिवर्तन हो रहा था। और जो मैंने नीचे आपको एग्जाम्पल दिए हैं इनमें क्या था? अनहोनी में और अनावश्यक में इनमें परिवर्तन नहीं हो रहा था। यहाँ पे भी संज्ञा थी, यहाँ पे भी संज्ञा, और इसमें भी यहाँ विशेषण था, तो इसमें भी ये विशेषण है। तो बच्चों, ये आपका छोटा सा चैप्टर था उपसर्ग का, और जो उपसर्ग का चैप्टर है ये आप 6th क्लास से ही करते आ रहे हो, ठीक है। तो कोई इसमें मुश्किल या घबराने वाली बात नहीं है। तो आप जितना इसको करोगे, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो ये आपको उतना ही और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।